नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज से हम इम्पॉर्टेंट डेज, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं एक महीने में, उनकी एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं या फिर उनका एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जितने भी मंथ वाइज हैं, जैसे जून चल रहा है तो जून के हिसाब से 2019 में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए थे जून में, उन सबको कलेक्ट करके उनके एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि आज से पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। और वो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से कलेक्टिवली एक साथ उनको उठा करके और वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद क्या होगा कि वो वीडियोस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि पिछले एक साल तक का करंट अफेयर्स ही आता है। तो उसमें वहाँ पर थीम होगी, दिन की शुरुआत क्यों की गई, कब की गई, किसने की गई। तो इस तरह से सारा कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। और उसके साथ साथ में क्या होगा कि वो सारे के सारे जैसे इंटरनेशनल डेज़ हैं, नेशनल डेज़ हैं, वर्ल्ड डेज़ हैं, तो वो क्या है कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10 जून, बी है 11 जून, सी है 12 जून और डी है 13 जून। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 12 जून। देखिए, 12 जून को क्या है, संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या किया है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की थी, वर्ष 2002 में की थी। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने का है। और दिलाने के लिए क्या है, जागरूक करने का है। और वर्ष 2020 में उसकी थीम क्या थी, वैश्विक संकट का बाल श्रम पर प्रभाव। किसका, वैश्विक संकट का बाल श्रम पर प्रभाव। जितने भी दिन होते हैं उनकी थीम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में थीम ही पूछ ली जाती है कि उसकी थीम क्या थी। मतलब आपको कोई भी दिवस दे दिया गया और उसकी थीम पूछ ली। तो इसलिए जितने भी दिवस आते हैं उनकी थीम आप अच्छे से याद करके चला करिए। देखिए, भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में पारित किया गया, तथा इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों से श्रम कराना क्या है, गैर कानूनी कर दिया गया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बच्चों को खतरनाक उद्योग और कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं देता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बी है डॉक्टर हितेश चंद्र, सी है डॉक्टर हरीश भगत और डी है डॉक्टर रतन लाल। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है डॉक्टर रतन लाल। देखिए, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को देने की घोषणा की गई है। और डॉक्टर रतन लाल जो है वो कौन है, मृदा वैज्ञानिक हैं। और इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो वर्ष कब हुई थी, 1986 में हरित क्रांति के जनक जो कहे जाने वाले हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन से हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। और इन्हें 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय नौसेना के समुद्र सेतु अभियान के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को कौन सा पोत लेकर भारत लौटा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आईएनएस जलाश्व, बी है आईएनएस बजरंग, सी है आईएनएस शार्दुल और डी है आईएनएस अरिहंत। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है आईएनएस शार्दुल। देखिए, भारतीय नौसेना के समुद्र सेतु अभियान के तहत आईएनएस शार्दुल पोत ईरान से 233 भारतीयों को लेकर गुजरात पहुंचा। और पोत ने 8 जून को ईरान के बांदर अब्बास बंदरगाह, बंदरगाह का नाम है बांदर अब्बास बंदरगाह। कई जगह आपको ये जो है ना, ये बांदर जो है वो बंदर नाम से भी दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे न्यूज़ पेपर्स में या फिर जो वेबसाइट्स हैं, तो इसका जो नाम है वो है बांदर अब्बास बंदरगाह। और उससे क्या है, यात्रा शुरू की गई थी। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत कोरोना के कुल टेस्ट के लिहाज से यह दुनिया का कौन सा है, चौथा देश है। लेकिन प्रति 10 लाख आबादी पर किए गए टेस्ट के मामले में इसका विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है प्रति 10 लाख आबादी पर किए गए टेस्ट के मामले में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 8वां, बी है 32वां, सी है 68वां और डी है 137वां। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 137वां। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहला देश है चीन।
भारत में अब तक कोरोना के कुल 52.13 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं और कुल टेस्ट के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा देश है। मतलब टोटल जो टेस्ट किए गए हैं 52.13 लाख, तो उसके हिसाब से भारत कौन सा है, चौथा देश है। लेकिन जैसे ही प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की बात आती है तो यह खिसक कर कौन से 137वें पायदान पर चला जाता है, क्योंकि हमारे जो देश की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि हम लोग कौन से स्थान पर आते हैं, अगर पूरी आबादी की बात की जाए तो 137वें नंबर पर। और प्रति 1 लाख आबादी के हिसाब से किए गए टेस्ट के मामले में प्रथम कौन है, अमेरिका है। देखिए, अमेरिका जो है उसमें कुल आबादी है 33 करोड़ और कुल टेस्ट जो हुए हैं वो हैं 226 लाख। और रूस दूसरे नंबर पर है, रूस, जिसकी आबादी है 14.5 करोड़ और उसमें जो टेस्ट हुए हैं वो हैं 138 लाख। तीसरे नंबर पर है यूके या यूनाइटेड किंगडम और उसकी जो आबादी है वो है 6.78 करोड़ और यहाँ पर टेस्ट हुए हैं 60 लाख। अब आता है भारत की बारी चौथे नंबर पर, जहाँ की आबादी है 137 करोड़ और यहाँ पर जो टेस्ट हुए हैं वो हुए हैं 52 लाख। और जर्मनी है पाँचवें नंबर पर, जिसकी आबादी है 8.3 करोड़ और वहाँ पर हुए हैं 47 लाख कुल टेस्ट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आर वेणुगोपाल का निधन हो गया, वह कौन सी संस्था से जुड़े थे। ए है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और बी है विश्व बैंक, सी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, और डी है योजना आयोग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ पत्रकार व भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं आर वेणुगोपाल, उनका क्या हो गया, केरल के कोची में निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मर्जर के द्वारा जारी की गई कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है मैड्रिड, बी है लंदन, सी है पेरिस और डी है हांगकांग। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है हांगकांग। देखिए, विश्व का सबसे महंगा शहर तो है हांगकांग, अगर भारत की बात की जाए तो ये है मुंबई। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 15%, बी है 18%, सी है 20% और डी है 25%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 25%। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है नई शिक्षा नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भी शिक्षा का हिस्सा होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है योग, बी है खेल, सी है नृत्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है खेल। देखिए, हाल ही में खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में खेल क्या है, पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। अभी क्या होता है कि खेल को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गिना जाता है, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो भी हमारा करिकुलम होगा उसका ही एक हिस्सा होंगे, मतलब पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। और रिजिजू ने यह भी कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। आपको बताना है कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है इंदौर। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है कोलकाता। देखिए, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना जो हुई है वो ये 1925 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। और हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक सत्र को क्या किया है, संबोधित किया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का मोबाइल निर्यात कितने अरब डॉलर का था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 60 अरब डॉलर, बी है 50 अरब डॉलर, सी है 15 अरब डॉलर और डी है 3 अरब डॉलर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 3 अरब डॉलर। देखिए, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, कौन, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और अर्नेस्ट एंड यंग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का मोबाइल फ़ोन निर्यात कितना, 3 अरब डॉलर था, जबकि चीन का मोबाइल फ़ोन का जो निर्यात था वो था 224 अरब डॉलर का था और वियतनाम का था 63 अरब डॉलर का। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व में 198 देश मोबाइल फ़ोन का आयात करते हैं और सिर्फ चीन और वियतनाम जो है इसका मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन के सप्लायर हैं। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर कौन से राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस
पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया और यह योजना 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होगी जो कि पारिवारिक परिस्थितिवश लिखने पढ़ने की उम्र में बाल श्रम को अपनाने के लिए मजबूर हैं। और योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करेगी? आर्थिक सहायता देगी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या फिर NIRF 2020 के उत्कृष्ट संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी जारी की गई। इस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT बॉम्बे और डी है IISc बेंगलुरु। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है IIT मद्रास। देखिए ओवरऑल कैटेगरी जो है उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पर है IIT मद्रास, सेकंड पर है IIT बेंगलुरु और थर्ड पर है IIT दिल्ली। और अगर यही विश्वविद्यालय की कैटेगरी में देखा जाए तो फर्स्ट पर है IISc बेंगलुरु और सेकंड पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर JNU और थर्ड पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी है अनुच्छेद 267 और डी अनुच्छेद 269। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बाकी आज से हम जो नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आप उसे भी देखना ना भूलें। और आपको नए टेस्ट की जो है अपडेट मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।